हेलो गाइस, जैसे श्रेयांश स्वागत करता हूँ आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास के अंदर बस ये आपके अपकमिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ऑल ऑफ यू फटाफट से क्लास को क्लियर लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं टेस्ट पेपर लाइव प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं, ऐप के ऊपर जाते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़, काफ़ी सारे आपको ये कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंटली जो अभी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो कौन सी हैं? आप लोग जा सकते हैं इस कोर्स के ऊपर, ठीक है, और ये एमसीक्यू बुक के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी किताब, जिसके बारे में भी हम लोग ज़्यादातर चर्चा कर रहे होते हैं हर बार। इसीलिए कर रहे होते हैं कि जिससे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इस किताब के बारे में, जो लोग भी नए हों उनको पता चल जाए, पुराने लोगों को सबको पता है कि भैया इस किताब में क्या है क्या नहीं है। तो एमसीक्यू जो लोग तैयार करते हैं, जैसे अभी हो सकता है आप लोग मेरी क्लास से तैयार करते हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों को भी यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज करने होते हैं, एक साथ करने होते हैं, वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, है ना, सभी लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फुल कोर्स मिलता है जिसमें वीडियो लेक्चर, जैसे भी आपको पढ़ना हो तो भाई वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मिलते हैं। पैनल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलती हैं, जितने भी आपके एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज हैं या संडे टेस्ट सीरीज हैं, वो सब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर 20 टेस्ट हैं उसके अंदर मिल जाती है। नॉन टेक्निकल क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पर, जो आपकी गणित की और रीजनिंग की क्लासेस हैं वो मिल जाती हैं। बाकी आपको कंप्यूटर का जीके का पीडीएफ मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और इसके साथ साथ आपको समझ में आता है कि सर 12 मंथ की वैलिडिटी होगी। स्पेशल डाउट सेशन जो है वो आप लोग काफ़ी बार पूछते ही हैं, तो वो जो हम लोग बात कर रहे होते हैं कॉल पे, वो सारी चीज़ें वहाँ से शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। अब बताएं यार, आप लोग क्या क्या लिख रहे थे, देख नहीं पा रहा था, ठीक है। ज़्यादातर लोग 20 ईयर पुराने हैं, बहुत बढ़िया बात है। 20 साल पुराने, 20 साल क्यों यार, तुम 25 साल पुराने हो गए हैं, तुम अपनी उम्र छुपा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, छुपाते रहो किसी लड़की को पता ना चल जाए। कल कौन सा कलर पसंद आ रहा था सबको? ब्लैक ही आ रहा था हमारे फ्यूचर की तरह काला ही कलर पसंद आया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सवाल का टाइम शुरू हो चुका है। मेंटेनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ क्लिनिकल लेबोरेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर? यहाँ पर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मेंटेन करे किसको? इन्वेंट्रीज को। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे दिया आपको, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है ऑफ अ क्लिनिकल लेबोरेटरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो करते रहो यार, हम लोगों की यही रहती है कि आप लोग ज़्यादा सीखते रहो, आप अच्छे से करते रहो, है ना। कोई ऐसे शौक थोड़े ना है कि हम एम्स ही पढ़ाएं, हम पीजीआई ही पढ़ाएं, हमें तो सारे ही पढ़ाने हैं, ये चीज को। यहाँ पर बढ़िया आराम से आंसर कर पाएंगे सर। रिसोर्स मैनेजमेंट जो होगा वो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देख रहा होगा। सबमिट करते हैं, ठीक। यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट जो होगा वो सारी चीज़ों को संभाल रहा होता है, ठीक है। ये होगा जी, ये है रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट की वो रहती है कि ये जो चीज़ मैंने रखी है, सपोज मानो ये फ़ोन हो सकता है, ये फ़ोन कौन ला के देगा? रिसोर्स मैनेजमेंट वाले ला के। इस फ़ोन को चलाना कितना अच्छे तरीके से है, उन सब चीज़ों के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट आके अपना काम परफेक्टली करता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, की उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे किया जाए उसके लिए वो है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मैनेज रिएजेंट इन्वेंट्री। ठीक है, अगर मेरे को रिएजेंट की इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँगा। अब सपोज मानो जैसे मेरे पास लैब्स के अंदर बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट जैसे मेरे पास, अब मेरे पास कॉपर सल्फेट कहीं रखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें सामने रखी होंगी, कहीं ना कहीं रखी होगी। कॉपर सल्फेट को मेरे को कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा मैं कि कॉपर सल्फेट एक्सपायर हो गया, कॉपर सल्फेट एक्सपायर नहीं हुआ, या कितना बचा है कितना नहीं बचा है। अब और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हो सकते हैं, मेरे दिमाग में भी यही बहुत इंपॉर्टेंटली आया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू मैनेज रिएजेंट इन्वेंट्री, रिएजेंट इन्वेंट्री के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बार कोडिंग ऑफ ईच रिएजेंट, डिस्पोजिंग ऑफ एक्सपायर रिएजेंट, replacing old reagent with the new one, और changing manufacture of a reagent of time to time, हम लोग चेंज करेंगे। अब बेस्ट वे ऑफ मैनेज क्या होगा। देखो अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अलग अलग अपने दिमाग रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे पेपर में करना है, और इसी से रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन देख लो, इनसे एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, और फिर हम लोग इन्हीं से रिलेटेड लैब मैनेजमेंट से ऐसे जो भी उनसे क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड इस आंसर को क्या करता है, वो चीज़ें बताता हूँ। देखो कुछ लोगों ने हो सकता है बारकोड सिस्टम नहीं देखा हो, मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी 2022 के बाद बारकोड सिस्टम देखा, तो अभी मुझे वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जब मैंने वो बारकोड सिस्टम नहीं देखा था, अभी तो इसका आंसर बारकोड सिस्टम हो जाएगा। आप देखो, डिस्पोजिंग ऑफ एक्सपायर रिएजेंट, मेरा भी मानना यही होता था कि जो रिएजेंट खराब हो गया है उनको फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा था एक छोटे से लैब के अंदर, जहाँ पर सारे रिएजेंट मेरे सामने होते थे, और मुझे पता होता था कि कॉपर सल्फेट हमने कब रखा है, हमने HCl कब बनाया, डाइल्यूट HCl कब बनाया, 0.3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब बनाया, ये सब पता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, लैब सेंट्रल लैब्स हो गए हैं, सब बड़े बड़े लैब्स हो गए हैं, हमारे कुछ इन्वेंट्री सामने ही नहीं रखे हैं। इनफैक्ट वो तो हमारे चेम्बर्स के अंदर रखे हुए हैं कि कहाँ पर सब चीज़ें ब्लॉक हैं, नीचे सारे एसिड्स रखे हुए हैं, तो अब उनमें कैसे पता चलेगा। अगर आपने यहाँ पर डिस्पोज ऑफ एक्सपायर रिएजेंट कर दिया, आंसर जो सबसे ज़्यादा लोगों को लग रहा होगा भी कि सर ये कर दिया, तो भैया आपको पता कैसे चलेगा कि वो एक्सपायर हो गया। अब आप सारे उठा उठा के देखोगे, आपके पास 1000 बॉटल पड़ी हैं, पर डे आके सिर्फ यही गधा मजदूरी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास बार कोड रीडिंग है। बार कोड के अंदर हमें पता है कि इस रिएजेंट को आज की तारीख में हमने लोड किया था, यूज़ कब किया था, क्योंकि हम सारे बार कोड से ही यूज़ करने वाले हैं। एंड देन जब ये 1 साल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कब खराब हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को बार कोड सिस्टम जो होता है वो अभी यूज़ करने में ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अदरवाइज़ तो आप लोगों को फिर ये भी अच्छा ही लगेगा, रिप्लेसिंग ओल्ड रिएजेंट। अब आपको पता है जो रिएजेंट पुराना हो गया उससे नया रिएजेंट को रिप्लेस कर दो। क्यों? वही एक तरीके से पुराना रिएजेंट जो होगा इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी, और हम लोग उसकी जगह नया यूज़ करेंगे। चेंजिंग मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरिंग बदलो टाइम टू टाइम, नहीं बदलो वो कोई चलत नहीं है, तो चलो डी तो सब लोग हटा सकते हो, लेकिन बाकी के ऑप्शन ना सही लगे। इसीलिए बार कोड से क्या होता है, ऑटोमेशन आता है लैब्स के अंदर। और आप लोग जब भी आंसर करो, जिस भी बोर्ड के लिए आंसर करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर PGI के लिए आंसर कर रहे हो, एम्स के लिए आंसर कर रहे हो, DMER के लिए आंसर कर रहे हो, मैं ज़्यादातर इन्हीं सबको पढ़ा रहा होता हूँ। हमेशा जो ट्रेंड टेक्नोलॉजी रहेगी ना, उसी को चूज़ करके आंसर बेस्ट निकलेगा। ठीक है, इसीलिए आंसर यहाँ पर क्या जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर ए सबमिट करेंगे। देखो 80% लोगों ने आंसर ए किया है, कुछ लोगों ने ये किया है बिल्कुल। मैं आपके जो आपने ये किया है ना आंसर, इसको आपने जो सा किया होगा वो बिल्कुल मेरी तरह सोचा होगा कि यार मेरा एक छोटा सा लैब, उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को मेरे को पता रहता है, क्योंकि सब ला के मैं रख रहा हूँ, हटा भी मैं रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरे लैब के अंदर क्या रखा है। लेकिन अब आप सोचो कि आप सेंट्रल लैब को ओन करते हो, पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री भी है, आपका पैथोलॉजी भी है, हेमाटोलॉजी भी है, ब्लड बैंकिंग, आपका ब्लड बैंक भी चल रहा है, बड़ा सोचो। तो वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। फिर एक बारकोड सिस्टम चलते हैं, और इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग बनाते हैं, इनके सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, परचेस करते हैं, एंड देन फिर सॉफ्टवेयर परचेस करके उसमें बारकोड से एंट्री करवाते हैं। ठीक है, हो गया बढ़िया से। नरेश ने आंसर किया सबसे पहले, एम ने किया, नेहा ने किया, लॉस्ट डॉल्फिन, नेहा, प्रिय बात। ठीक है, बहुत मारूंगा है बेटा, बच के रहना। भोलेना शर्मा, खुशी, परमेश्वर, स्नेहिका। चलो अगले पे चलते हैं। विच कलर्ड वैक्यूटेनर इज यूज फॉर इम्यूनोलॉजिकल ऐसे। अगर मुझे करना है यहाँ पर, ठीक है, जब भी मेरे को यूज़ करना है क्या, वैक्यूटेनर यूज़ करना है, कौन सा, इम्यूनोलॉजिकल ऐसे करने के लिए, तो कौन सा यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेड, ब्लू, ग्रे और ग्रीन।
कौन सा वैक्यूटेनर जो होगा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँगा। अब अगर जब भी मैं बात करता हूँ वैक्यूटेनर की, तो मुझे पता है कि मैं इम्यूनोलॉजिकल, ऐसे देखो क्वेश्चन कुछ भी आएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन की अप्रोच समझो, आप क्वेश्चन रटने नहीं बैठे हो, पहली चीज़ समझो। जब भी यहाँ पर जब भी कोई सा भी ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, आप सोचो कि जब भी मैं इम्यूनिटी के लिए कोई भी टेस्ट करूँगा तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होता है। आप कंटेनर मत सोचो, माइंड मैपिंग कैसे काम करेगा, आप सोचोगे सर मेरे को चाहिए होता है सीरम। क्या चाहिए होता है? सीरम चाहिए होता है। अब मुझे सीरम किस में मिल सकता है? मुझे ग्रीन में मिलेगा, मुझे ग्रे में मिलेगा, मुझे ब्लू में मिलेगा, है मुझे रेड में मिलेगा। सर रेड में मिलेगा, ठीक है। वैसे करके सोचो, थोड़ा सा ज़्यादा आराम से आंसर कर पाओगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सीरम सोचेंगे, और सीरम के अंदर क्या होगा सर? एंटीजन और एंटीबॉडी हो सकते हैं। तो एंटीजन भी हो सकता है और सर एंटीबॉडी भी हो सकता है। ये दोनों के डिटेक्शन के लिए मुझे सीरम बेस्ट रहेगा और मैं आराम से वहाँ पर कर पाऊँगा, ठीक है जी बिल्कुल। ग्रीन जो होगा वो हेपेरिन के साथ आ रहा होगा, सोडियम फ्लोराइड आ रहा होगा, ब्लू सोडियम सिट्रेट आ रहा होगा, रेड जो होता है वो प्लेन वाइल होता है, ठीक है। अब काफ़ी बार यहाँ पर हो सकता है कि प्लेन वाइल आपको मेंशन कर दे, काफ़ी बार हो सकता है यहाँ पर येलो मेंशन कर दे। अब येलो क्या होता है? एसएसटी होती है, सीरम सेपरेशन ट्यूब। अब आप कहो सर आपने तो पढ़ा ही नहीं सीरम सेपरेशन ट्यूब, तो सर ने ये पढ़ाया है कि इम्यूनोलॉजिकल ऐसे में सीरम चाहिए होता है। अब सीरम चाहिए तो फिर सीरम चाहे येलो से निकालो चाहे लाल से निकालो, ठीक है। पंकज जी को बहुत बहुत बधाई हो, मेरी टीम ने विन भी किया है। अच्छा मेरा ध्यान नहीं गया यार उधर, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 94% लोगों ने आंसर किया है। एम, लॉस डॉल्फिन, मोनिका, सी बॉय, टारगेट, रामकेश, ईशा, प्रियबात, शिवानी, सभी लोगों ने आंसर कर दिया बड़ी जल्दी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, द एम्बियंट होती है जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, द एम्बियंट टेम्परेचर कंसिडर फॉर कंडक्टिंग टेस्ट इन अ लेबोरेटरी। अगर मैं लैब के अंदर टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर क्या रहता है? अब ये सब आप लोग जर्नल सवाल है, कोई आपको वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं। अगर आपके लैब्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो आप आराम से देख सकते हो। आपका लैब का एसी हम लोग जब टेम्परेचर सेट करते हैं उसे 20 पे रखते हैं, ठीक है। कितने पे रखते हैं? 20 पे टेम्परेचर सेट करते हैं हम लोग एसी का। जैसे अभी एसी चल रहा है, इसका तो खैर शायद 24 होगा, लेकिन हाँ हम लोग जब लैब में सेट कर रहे होते हैं तो 20 के अराउंड टेम्परेचर सेट करते हैं। जिससे क्या होगा कि गेट खुलेगा, गेट बंद भी होगा। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि हम अंदर बैठ गए तो अंदर ही बैठे हैं, कोई बाहर भी आएगा कोई अंदर भी जाएगा, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो होगा वो आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा। तो हम लोगों का टेम्परेचर जो होगा वो अराउंड इसके पास आ जाता है, किसके? रूम टेम्परेचर के पास में होना। कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर पे होना। फिर बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कौन सा है, समझ रहे हो। कोल्ड अगर एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन मेरे को देखना है तो फिर मैं 4 डिग्री पे करूंगा जाके। लेकिन ये मेरे सारे जर्नल टेस्ट हैं कि भैया अगर आपको कंडक्ट करना है, कोई सा भी टेस्ट करना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लैब में काम करने वालों को पता होगा। देखो ऐसा होता है, एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोग अगर घर पे भी बैठे हुए हो, आपका कोई दोस्त लैब में काम करता हो, जैसे अभी आप मैं मेरे से बात करी तो मैंने आपको बताया कि यार मेरा एसी का टेम्परेचर हम लोग 20 पे सेट करते हैं, एंड देन उसके बाद काम शुरू करते हैं। और अगर हिस्टो में होते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर को क्या कर देते हैं और डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे वैक्स वगैरह जो है वो मोल्ड वगैरह प्रॉपर बने रहें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। एक राजस्थान वाले 4 डिग्री पे करते हैं, नहीं भाई हम लोग इतने पे ही रखते हैं। तुम शायद थोड़ा से ज़्यादा ही रेगिस्तान के पास सरक गए होगे, कोई बात नहीं खैर, ठीक। तो 18 पे 20 के अराउंड एसी रख लो, तो वो ज़्यादा 21 से 25 रूम टेम्परेचर को सस्टेन बना के रखता है। आपका गेट बहुत ज़्यादा खुलता है, आप 18 पे स्विच कर दो, ठीक है। हमारे लैब में ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, सिर्फ जो क्लीनिंग स्टाफ है या वो सब हम लोग जो हैं वही आ रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक। तो जो लोग भी लैब में काम नहीं करते हो, मैं ये कह रहा था, वो लोग थोड़ा सा लैब वाले लोगों से बात करते रहा करो।
या कभी भी हॉस्पिटल जाओ किसी के साथ भी, मतलब कोई बहुत दूर का भी रिश्तेदार हो, हॉस्पिटल जाओ तो एक बार लैब में देख लो जाके कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर बने। 60% लोगों ने आंसर सही किया है। बाकी क्या किया है सर? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, भैया ये है बॉडी टेम्परेचर। अगर मुझे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन करनी होती है तो मैं उसे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37-38 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ, और वो भी ज़्यादातर इस। ठीक है, आंसर यहाँ बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टरलाइज एंडोस्कोप? एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंडोस्कोप हो सकता है, सिस्टोस्कोप हो सकता है, ट्रैक्योस्कोप हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल स्कोप्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी बार डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ओरली इंसर्ट किए जाते हैं, तो जो भी कैमराज वगैरह होते हैं, या आप लोगों को ओरली कुछ भी इंसर्ट करना है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, तो काफ़ी बार आप लोग देखते होंगे जो डेंटल वाले हैं वो तो या तो एक इतना बड़ा, जैसे उनके पास इतना ही बड़ा टूल होता है, तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, हर बार एक नया फिल्म चढ़ा देते हैं। पॉली बैग का एक नया फिल्म, पहले अल्कोहल से क्लीन कर, सॉरी अल्कोहल से क्लीन करते हैं, देन पॉलीथीन का एक बैग चढ़ा के, एंड देन उससे हम लोगों की ओरल हेल्थ जो चेक करी जाती है वो उससे करी जाती है। इन केस ऑफ दैट, अगर हम लोगों को वहाँ पर कोई चीज़ को इंसर्ट करना है, बॉडी के अंदर डालना है, ट्रैकिया के अंदर डालना है, ठीक है, या हम लोगों को एंडोस्कोपी देखनी है, तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? वहाँ पर यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ग्लूट्रल एल्डिहाइड। ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो होता है वो किल कर देगा, क्या किल कर देगा सर? किल करेगा वेजिटेटिव फॉर्म को भी, और दूसरा स्पोर फॉर्म को भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली जो होता है 2.5% का एक्टिव ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो होता है वो यूज़ करते हैं। कितना? 2%, 2.5% जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो अभी 2.5% एक्टिव ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो होता है वो यूज़ किया जाता है। देखो काफ़ी बार क्वेश्चन में पहले ही लिखा आएगा ग्लूट्रल एल्डिहाइड, शायद चौथा ऑप्शन लिखा हो एक्टिव ग्लूट्रल एल्डिहाइड, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्टिव ग्लूट्रल एल्डिहाइड को आंसर करना। बाकी ऑप्शन में मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, ये जो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते नहीं है, इन्वेड करते नहीं है, रिएक्ट करता है हमारे साथ। ठीक है, तो भैया ये जो है रिएक्टिव है। और अगर बात करी जाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, सरफेस पे यूज़ करते हैं, फिनॉल सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ यार, है ना, अब आपने बात छेड़ दी है 4% पे, बढ़िया लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ वापस से। 4% ग्लूट्रल एल्डिहाइड 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं, वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है, 4 4 4। ठीक है, हर बार 4 चौके लगते थे एक साथ, मतलब हर बार 3 चौकों की हैट्रिक होती थी। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब हम लोगों को करनी होती है, तो फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ग्लूट्रल एल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, नहीं तो यूज़ किया जाता है क्या? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज़ कर लो, या यूज़ कर लो क्या? ग्लूट्रल एल्डिहाइड। वैसे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बेस्ट है, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ। अगर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की बात करी जाए तो ये बेस्ट है, मतलब ज़्यादा अच्छा ये काम करता है। बट अगर बात करी जाए तो ग्लूट्रल एल्डिहाइड भी किया जाता है। अब हिस्टो आ गई है तो फिर हिस्टो भी सीख जाओ, है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो तो हम लोग यूज़ करते ही हैं स्किन के ऊपर, अगर हमें डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है। ठीक, क्या आंसर होगा? देखते हैं कितने लोगों ने रेडिएट किया है। 96% लोगों ने यहाँ पर किया है। प्रणाली ने सबसे पहले आंसर कर दिया है ए। नरेश मोनिका चौधरी, ठीक है, साकिदा, देश, लॉस डॉल्फिन, नेहा, टारगेट, नाज ऑफिशियल के ऑफिशियल चैनल से रिप्लाई। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब सवाल देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन ऑटोक्लेविंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट? बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये सवाल आता है।
कि यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं, देखो तुम लोग दोनों चीज़ें मेंशन करो, हॉट एयर ओवन भी मेंशन करो एंड ऑटोक्लेव, तो आंसर कर ही दोगे, तो वो तो कोई बात नहीं। हॉट एयर ओवन के लिए भी मेंशन करो। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। आकांक्षा ने सबसे पहले आंसर कर दिया है सी वाला, हॉट एयर ओवन के। बहुत बढ़िया। डी आंसर कर दिया है, चलो बढ़िया बात है भाई, डी कर दिया है तो अच्छा है। बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? ऑटोक्लेव के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव के लिए हम लोगों को जब भी रखना है तो इसका जो स्पोर होता है ना, ये कितनी देर में किल हो जाता है? 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है? किल हो जाता है। अब अगर मैंने इसके स्पोर को ग्रो करवा दिया, मतलब मेरा ऑटोक्लेव जो है वो पूरी की पूरी कंडीशंस रीच नहीं कर रहा है। कौन सी? 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए वो नहीं गया, 15 एलबीएस के प्रेशर पे। तो अगर ये सब चीज़ें अचीवेबल नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा? स्पोर जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा आपको? लाइव देखने को। और वो 12 से 13 मिनट में मर जाता है। तो अगर इतना टाइम गया तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबटिलस जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? हॉट एयर ओवन के। हॉट ओवन के। तो ये इसीलिए अलग अलग यूज़ करते हैं। किसी दिमाग में आना भी चाहिए कि सर ये स्टेरोथर्मोफिलस यहाँ रख दो और सबटिलस यहाँ रख दो, तो भैया इनके मरने का जो टाइम है ना, तो वो क्या है? अलग अलग है। वो 12-13 मिनट में मर जाता है, वो 1 घंटे के अंदर आके मरता है। ठीक है। ब्राउनीज ट्यूब, ये सब क्या है? अलग अलग केमिकल मेथड हैं। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर लिख के दिया है क्वेश्चन में। ये रहा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ब्लड डोनेशन कैंप में, ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं खूब। अच्छे से काम सीखो। लगता है क्लास तो रिकॉर्डिंग में भी आप देख पाओगे अगर कोई काम है तो। संदेश, एम, नरेश, प्रणाली, मोनिका, आज ऑफिशियल, लॉस, डॉल्फिन, टारगेट, ने, हंसी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। व्हाट इज द रिटेंशन टाइम फॉर कीपिंग ब्लड स्मेयर इन अ लेबोरेटरी? अगर मैंने कोई एक ब्लड स्मेयर बनाया तो उसको मैं लैब के अंदर कितनी देर रखता हूँ? ग्रीन से रेड कलर का हो जाता है बिल्कुल। क्या लिखा था यार आपने? स्पोर, मैं समझा नहीं। बहुत बढ़िया लिखा भास्कर। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं। 1 वीक हम लोग रखते हैं। वैसे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है पे भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है ना, 5 डेज़ के अंदर एक साइकिल चलता है, और बाकी प्रोटोकॉल्स जो कहते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि पेशेंट जो रिपीटेबली टाइम होता है ना वो 7 दिन का होता है, तो हम लोग एक स्लाइड को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी डॉक्टर्स के साथ आप लोग देखेंगे तो जब भी हम लोग बात करते हैं स्मेयर्स को जो रखते हैं, वो लोग थोड़ा कम टाइम के लिए रखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर 7 दिन जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। आप लोग हर जगह पे 7 दिन देख, ठीक, कोई भी 10 दिन तक ना जाओ। 7 दिन से कम ही होता है, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है। है ना? सभी लोगों ने आंसर कर दिया है 7 दिन। 97%। बहुत बढ़िया। एम सबसे पहले आंसर कर दिया। अब तो सारे ही लोगों ने सही किया है, कोई एक आध तो वो पिछला वाला ही गलत कर रहा होता है, मतलब कोई पुराना देख रहा होता है। बट स्लाइड को दूसरे लैब, ब्लड स्मेयर की स्लाइड को हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इस वो शेयर नहीं कर रहे होते हैं, नया सैंपल लेके बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू बी यूज इन अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। आप लोग काफ़ी बार देखते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही मिलता है आपको, जैसे हम लोग जितना भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं कलेक्शन के टाइम पे, तो कलेक्शन के टाइम पे आप लोग जब देखोगे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जो आप लोग छोटा सा वो एक वो पैड फाड़ते हो, जो सैनिटरी पैड, वो सॉरी
सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, छोटा सा गाउज, तो वो भी आपका किस में आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर देखने को हम लोगों को मिल रहा होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वहाँ पर कितना रखा होगा, 70% जो होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों, देखो इन्होंने बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज द केमिकल, तो हम लोग 70% रखते हैं। कुछ कंपनीज अलग अलग इसमें करेंगी, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसको कितना रखा जाएगा, पीने वाले अल्कोहल में कितना अल्कोहल होता है, सब में अलग अलग होता है। 1% से लेकर 52% तक, मतलब 52% तक अल्कोहल ग्रेडिंग चलती है, तो यूज़ करें, ठीक है। बाकी हम लोगों को उससे ज़्यादा मतलब ना हो कि इससे होता है क्यों, क्योंकि वो पीने वाला जो अल्कोहल कंसनट्रेशन आता है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो, हमारे फील्ड में थोड़ा कम ही रहता है ना। ये आंसर यहाँ पर बने पर, बहुत बढ़िया, फिर से सभी लोगों ने आंसर सही बताया। स्नेहा जी ने सबसे पहले What is the color of primary filter used in fluorescence माइक्रोस्कोप? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर जो प्राइमरी फिल्टर यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फोटो देख के समझ जाओ तो भी बढ़िया है, और अगर फोटो देख के ना समझो तो फिर आंसर कर ही दो, कैसे भी कर दो। देखो फोटो शायद और क्लियर हो जाए, डायग्राम सबकी एक क्लियर एचडी में दिख जाएगा, इतनी देरी काफ़ी है। देखो एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो 90 डिग्री पर लैंप रखा हुआ होता है। आपका ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का डायग्राम रखा हुआ है, जहाँ पर लाइट सोर्स और आपका जो स्पेसिमेन है उसके बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब हम लोग अलग अलग, बाकी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे रखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि लाइट सोर्स ऊपर है और ऐसे नीचे करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डाई, ये जो मिरर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मिरर्स अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग डिज़ाइन करके बना रहा होता है। तो जब भी आप लोग यहाँ पर देखोगे ये जो मिरर्स होते हैं, इन मिरर्स के अंदर क्या होता है, कुछ इंटेंसिटीज फिक्स होती हैं कि ये बाकी सारी लाइट्स को तो क्या कर देंगे, इधर बैंड कर देंगे। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जैसे सपोज मानो ये 200 नैनोमीटर पे सेट है, 200 से लेकर 400 नैनोमीटर, तो 200 से 400 नैनोमीटर वाली लाइट को तो क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी की सारी लाइट्स को क्या कर देगा, भेज देगा। इसको मतलब नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन के अंदर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर फोटो के अंदर भी, तो ये देखो ये नीले नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है कि ये फिल्टर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइमरी फिल्टर ब्लू यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर प्राइमरी फिल्टर ब्लू यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है ग्रीन भी यूज़ करते हो, लेकिन ग्रीन जो होगा वो एक तरीके से क्या होता है, बाद में यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब हम यूज़ करेंगे तो ब्लू यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ लोगों ने ग्रीन आंसर किया हो तो शायद वो भी पढ़ के ही आए होंगे। सबमिट करके देखते हैं, 7% लोगों ने आंसर ग्रीन किया है, बाकी आंसर ब्लू ही बनेगा। नरेश एम सब लोगों ने किया है, और हम लोग जब यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पैरामीटर रिक्वायर्ड द पेशेंट टू बी इन ए सुपाइन पोजिशन फॉर एट लीस्ट 30 मिनट बिफोर कलेक्टिंग ब्लड बाय वेन पंचर, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है मैं आराम से बता देता हूँ, ठीक है। अबे तुम लोग पेपर एपर याद करके बैठे हो क्या, सवाल नहीं पढ़ने दिया उससे पहले आंसर चेप दिया है सब लोगों ने। चलो सवाल समझ लो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा सवाल समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पैरामीटर, इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड पैरामीटर होगा जो कि रिक्वायर्ड है इसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। पेशेंट के लिए जब हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग उसको 30 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन के अंदर हम लोगों ने 30 मिनट के लिए उसको रखा, या हम लोग क्या करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर 30 मिनट, या सुपाइन पोजीशन पर बिफोर कलेक्टिंग द ब्लड पाया वेन पंचर। तो अगर मैं वेन पंचर कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, सीरम रेनिन लेवल, थायराइड फंक्शन, लिवर फंक्शन और ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। ये पेपर याद हो गया, चलो एक्सप्लेनेशन बताओ, ठीक है। आराम से टाइप कर लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, एक्सप्लेनेशन बताओ कि सीरम रेनिन लेवल ही क्यों कर रहे हैं।
चलो भाई, तो शायद उल्टे तरीके से पढ़ रहे हो। कौन कौन इसका एक्सप्लेनेशन बताएगा? बहुत टाइम है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं है। जितने टाइम में भाई रीड किया मैंने, मेरे को खुद नहीं समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ दिया। ये तो बाद में समझ में आया कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। आंसर बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है इसलिए। क्यों भाई, बाकी सब में तुम्हें फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए क्या? ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कोई बात नहीं, जिन लोगों ने आंसर किया वो लोग अगर बता सकते हैं तो बढ़िया बात है। सुपाइन पोजीशन, लेटे, सब लोग बिल्कुल बकैती सुपाइन पोजीशन में लेट के क्लास देख लेते हैं और आराम से चल रहे हैं। क्या क्या, चलो रेनिन लगा दो। अगली बार तुम्हें क्या लगता है वो सेम सवाल पूछेगा? है, सेम नहीं पूछेगा, वो अलग पूछेगा, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ। ऐसा होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास सिस्टम जो होता है, रास सिस्टम जो होता है, एस फॉर क्या होता है सिस्टम, ठीक है, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ सिस्टम। तो जब भी रास सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर जब भी हम लोग सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा देर बैठा रहता है, तो ये रास सिस्टम क्या करता है ना, ये इंक्रीज कर देता है भैया, यहाँ पर साइट पे इंक्रीज हो जाता है क्या, बीपी। तो अगर मैंने सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को लिटा के रखा तो रास सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है, तब जाके मुझे क्या देखने को मिलेगा, रेनिन का लेवल देखने को मिलेगा। ये वाला आर फॉर रेनिन है, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास सिस्टम। तो रास सिस्टम को एक्टिव करवाने के लिए क्या करा जाता है, सुपाइन पोजीशन पे मेरे को रिक्वायरमेंट होती है। सुपाइन पोजीशन पे कर लो पेशेंट को, स्ट्रेस कंडीशन पे, मतलब ऐसे पंजे के बल अगर वो खड़ा रहेगा तो फिर वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी जाए थायराइड फंक्शन टेस्ट की, तो थायराइड ग्लैंड वो कंटिन्यूसली आपका रिलीजिंग में आ रखा है, एलएफटी कंटिन्यूसली आ रहा है, एबीजी। आप देखो इसमें फिर से इंपॉर्टेंट है, चौथा ऑप्शन शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पर आंसर तो वैसे ही हो जाएगा। एबीजी में भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को लिटा के रखते हैं, बट 30 मिनट कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पर। अब बस आपका है ना 5 मिनट में भी काम हो जाता है, तो आप सिर्फ 5 मिनट भी लिटा सकते हो। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर एबीजी करते टाइम आपका पेशेंट खड़ा है, बैठा है, बड़ी दिक्कत होगी। पेशेंट लेटा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया सिग्नल जो है रेनिन के वो लेवल में रहें, स्टिमुलेट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए, ना बहुत ज़्यादा मिनिमम रहे, इसीलिए हम लोग ये देख रहे होते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन किया, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने एलिमिनेशन किया फिर वो लोग ब्लड गैस एनालिसिस में बस सिर्फ ये 30 मिनट का गैप से बच पाएंगे, बाकी तो एलिमिनेशन में भी फंस सकते हो। बाकी तो लोगों ने करना है अपने तरीके से, वो तो कर ही चुके थे, ठीक है। 5 सेकंड में आंसर कर दिया, 5 सेकंड में शायद मैं ये सवाल ना पढ़ पाऊँ। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, एकदम तगड़े से दिमाग चलता जा रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है द एनाटॉमिकल साइट परफॉर्म्ड फॉर वीनस पंचर इन अडल्ट। अगर मुझे अडल्ट के अंदर वीन पंचर करना है तो मैं कौन सी साइट से करूंगा? अब ये सवाल एकदम बड़ा आराम से हो जाएगा। पोस्टीरियर क्यूबाइटल वेन, इंटरनल जुगलर वेन, ठीक है, फिमोरल वेन, या मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो भैया मीडियल क्यूबाइटल वेन जो होगा इसका एक राइट आंसर बनेगा। हम लोग ये क्यूबाइटल फोसा जो होता है इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर, कलेक्शन। ये सवाल है 5 सेकंड वाला, ये कर लेना 5 सेकंड में। लगता है या तो तुम्हारे पास समझने की क्षमता बहुत तेज है, बहुत बढ़िया। मीडियन क्यूबाइटल वेन जो होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। डी, बिल्कुल सभी लोग यहाँ कंटिन्यूसली। संदेश, एम, नरेश, नोवन, एमडी, आरिफ, प्रिया, भाई तुम लोग एकदम टॉप पे चल रहे हो, इंक्लूडिंग प्रणाली, टारगेट। दो दो अभी देखा है। जी बॉय बहुत बढ़िया कर रहे हो। नाज ऑफिशियल बहुत बढ़िया। खुशी, मुरली, वेल डन, वेल डन ऑल ऑफ यू है, बहुत बढ़िया यार। जितने भी लोग अभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, राम के सैनी, क्वीन, रेखा, ग्रुप, बहुत बढ़िया। अभी मेहनत करोगे तभी जाके आगे काम आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिड्यूस लेबोरेटरी एरर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जब भी हमें रिड्यूस करनी है कोई चीज़ें,
ठीक है। तो रिड्यूस के अंदर क्या हो जाता है, देखो सिफिलिक विन कर सकते हो, करोगे नहीं ना यार, अभी जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से। सिलेक्शन लिस्ट में भी ऐसे ही नाम आएगा अगर काम करते रहोगे तो, ठीक है। अगर काम ईमानदारी से होता है तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम क्यों नहीं आएगा। एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल, जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्या, सिक्स सिग्मा यूज़ किया जाता है। सिक्स सिग्मा क्या है, आगे दिखाता हूँ। सिक्स सिग्मा थोड़ा क्लियर कर दूँ यार, शायद ये कलर की वजह से तुम है ना। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको ये सिक्स सिग्मा हर जगह चलता है, मतलब अगर आप लोग पढ़ भी रहे हो ना, तो भी आपके लिए सिक्स सिग्मा बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले आप लोग डिफाइन करो, डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब आपको पता हो कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक। फिर आप करो मेजर कि भैया कितनी, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब अभी बताते हैं, क्वांटिफाई कर लो, फिर क्या करो, एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो, फिर क्या करो कि जब भी आपने वेरीफाइड सॉल्यूशन ढूंढो, और फिर क्या करो, मेंटेन द सॉल्यूशन। ये शायद दिख रहा हो, सबको दिख रहा है, दिख रहा है मेरे हिसाब से, मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखो इस चीज़ को कैसे करा जाता है वो समझो। सपोज मानो मेरे पास एक कोई बुक है, या मेरे पास कोई सिलेबस है, मेरे पास कोई सिलेबस है। अब मुझे इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सिलेबस में से मुझे क्या नहीं आता, क्या है, क्या नहीं आता। अब वो नहीं आता वाला जो भी चीजें होंगी वो सारी मेरी प्रॉब्लम्स है। फिर वो मुझे कितना नहीं आता, हो सकता है शायद मुझे उसके प्रिंसिपल्स नहीं आते हों, हो सकता है मुझे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो मुझे नहीं आती हों, हो सकता है मुझे मेथड नहीं आता हो। तो मैं पहले सबसे करूँगा क्वांटिफाई कि मुझे कितना नहीं आता है, ठीक है। जब भी मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर लिया कि मुझे कितना नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसे एनालाइज करूँगा कि वो चीज़ जो है, वो जो प्रिंसिपल है उसको एनालाइज करके समझूँ मैं कि वो मुझे कैसे नहीं आ रहा है। फिर उसके लिए मैं क्या निकालूँ, सॉल्यूशन निकालूँ कि फलानी चीज़ का प्रिंसिपल ये होता है, ये मैंने सीख लिया, और उसी को मैं मेंटेन रखूँ हर बार जब भी मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं, जब भी मेरे पास सवाल आ रहा है। ये नहीं है कि मैंने रट रखा है और मैं उसको सिर्फ एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सीधे के सीधे कुछ भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा क्या होता है, ये जो सिक्स सिग्मा है, पांच ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इसको सिक्स सिग्मा नाम दे रखा है कि आप लोग हमेशा क्या कर लो, डिफाइन कर पाओ सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम समझ पाओ, सॉल्यूशन निकाल पाओ, और उस सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखो, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, एक रिपोर्ट के साथ भी, चाहे से एक सिक्स सिग्मा बी ऑप्शन था क्या, सिक्स सिग्मा, तो कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके साथ ये यूज़ करी जाती है। कोई ऐसा रिपीटिंग वाली चीज़ नहीं है वो, ठीक है। तब आपको बस उसको कंटिन्यूअसली हर पेशेंट के साथ करना है, तो आप 6 के साथ कर रहे हो, आप मल्टीपल के साथ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। निडल्स आफ्टर यूज शुड बी डिस्पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब मैंने निडल यूज़ किया, अब मैं उसको डिस्पोज कैसे करूँगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, ठीक है। बंट बाय द निडल डिस्ट्रॉय मशीन, ठीक है। जो भी निडल डिस्ट्रॉय मशीन होता है हम लोग उस पर रखते हैं, ऐसे करके ब्लड खींचते हैं, वो निडल जो ब्लड, ये जो एंड होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। एक तरीके से क्या कर दिया है हम लोगों ने, उसको निडल डिस्ट्रॉयर मशीन के अंदर डाल दिया। अभी क्या हो गया है, निडल डिस्ट्रॉयर मशीन ऑटोमेटिक भी आती है, लेकिन अभी मैं तो मैनुअली यूज़ करता हूँ, ऐसे खटका लगा के, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ऑटोमेटिक देखी हैं, बाकी ये भी है, दोनों देख सकते हो आप लोग। प्लेसिंग इन अ डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकोगे तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर निडल को फेंकना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आपने वो फेंक दिया तो उसकी क्लीनिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए इसके लिए पर्टिकुलर अलग से वाइट बॉक्स निकाल दिया, जिसमें निडल डिस्ट्रॉयर मशीन जो होती है वो यूज़ करी जाती है। क्लीनिंग विद द स्प्रिट और स्टराइल विद द एल्कोहल, आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आपने एक बार ये कैप हटा दिया तो आप इसके ऊपर हाथ नहीं लगाओगे, आप इसके हाथ पास में हाथ मत लेके जाओ। सीधा सा प्रोटोकॉल ही होता है, आप इसके पास में नहीं जाओगे, ना दूसरे के हाथ को इसके पास आने दोगे। निडिल जब तक आपके पास है तब तक आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो ये प्लास्टिक का यूज़ करते हैं निडिल कटर, और फिर उसके आगे ब्लड लगा होता है, उससे कट रहे होते हैं, ठीक है।
100% लोगों ने आंसर सही किया, सभी लोग एकदम पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड मेथड फॉर क्लीनिंग ग्लासवेयर इन अ लेबोरेटरी? ठीक है, ठीक है। घर वाले चाहते हैं कि तुम अच्छे से सेंट्रल लैब में जाके काम करो। करो भाई, सेंट्रल लैब में काम करो, और फिर वहां पर भी नहीं करते हैं तो फिर तुम ऐसा करो, कुछ अपने मतलब का कुछ सीख लो, फिर ये पैरामेडिकल करना ही नहीं था। अगर लैब में काम नहीं करना तो ऐसे वो तो पढ़ाने आ जाओ। अभी तो बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत है। चलो भाई, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रिफर्ड मेथड कौन सा होगा क्लीनिंग ग्लासवेयर्स के लिए। अब अगर ग्लासवेयर्स है मेरे पास, अगर मैं ग्लासवेयर्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को सफाई के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ड्राई हीट ऑप्शन में लिखा हुआ है। सनलाइट एक्सपोजर, देखो ऐसा नहीं होता, मेरे को नहीं पता, कोई मानो अगर मेरे पास ये ग्लास है तो सिर्फ फ़ोन ही होता है, कुछ बताने को। पानी का ग्लास है, उसको मैं बोलूँ धूप में रखिए आओ, मैं मेरा जूठा गिलास था, धूप में रखे आओ, थोड़ी देर बाद स्ट्राइल हो जाए, तुम पता है कैसे पागलों वाली बात करोगे सर, हमें धो के साफ ग्लास चाहिए। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि सनलाइट एक्सपोजर कितनी देर पड़ा कितनी देर नहीं पड़ा हमें नहीं पता। क्लीनिंग विद द ड्राई क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ से कुछ भी साफ नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग इससे भी नहीं करेंगे। वॉशिंग विद सोप वाटर, ये बिल्कुल हो सकता है, और ड्राई हीट हो सकता है। सवाल पढ़ना पड़ेगा वापस से, विच इज़ द प्रिफर्ड मेथड फॉर क्लीनिंग द ग्लासवेयर इन अ लेबोरेटरी, फिर ड्राई हीट को आंसर चला जाएगा। हाँ, ड्राई हीट इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम लोग लैब्स के अंदर रखते हैं चीज़ों को, तो वह हॉट एयर अवन के साथ में ही निकाल के रख रहे होते हैं। हॉट एयर अवन से पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग कर देते हैं सोप वाटर से, अगर उसके ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह लगी होती है तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ फिर हम लोगों को निकालना कहाँ से होता है, हॉट एयर अवन से ही निकालना होता है। हॉट एयर अवन, ड्राई हीट में भी सबसे बेस्ट वहाँ पर क्या रखोगे, हॉट एयर अवन, हॉट एयर अवन। यार एक चीज़ याद आई, ऐसा कल भी एक क्वेश्चन था, ये नहीं था, मैं एक चीज़ बता रहा था कल की क्लास के रिगार्डिंग। एक चीज़ है, मैं अभी सोचता हूँ, है ना, कल मैं एक क्वेश्चन करवा था विडाल टेस्ट से रिगार्डिंग, विडाल टेस्ट, ठीक है। वहाँ पर मैं टाइफॉइड पढ़ रहा था, वो ट्राई डॉट था, ठीक है, टाइफॉइड डॉट, TY डॉट, ये टाइफॉइड डॉट जो होता है ना यार, ये कार्ड टेस्ट होता है। कल शायद मैंने उसको आंसर, शायद क्या पक्का ही आंसर नहीं किया था, मैंने अपनी क्लास खुद ही देख ली थी, तो वहाँ पर वैसे तो कमेंट नहीं किया था किसी ने भी, बट हाँ ये जो था ना, ये कार्ड टेस्ट होता है, मैंने ये डॉट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा टाइफॉइड फीवर के रिगार्डिंग लिखा हुआ, ठीक है। तो एक बार अगर कल की क्लास कोई लिख रहा हो तो उसको ये जाके सही कर लेना। अब पॉसिबल तो होता ही नहीं, जो रिकॉर्डिंग में हो गया वो हो गया। टाइफी डॉट जो होता है वो एक कार्ड टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट तो जो मैंने शायद मैंने आंसर ये लगा दिया, मैंने ये आंसर चौथा ऑप्शन था वो आप लोगों को देखने को, ठीक है। देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राई हीट से ही सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पक्का मैंने आंसर तो यही किया था, लेकिन आंसर ये दोनों हो जाएंगे तो उसका ऑप्शन जो डी बनाना, ठीक। चलो, टाइफॉइड डॉट जो होता है वो कार्ड टेस्ट होता है, पर आंसर ड्राई हीट। कुछ लोगों ने आंसर किया होगा वॉशिंग विद द सोप वाटर, सोप वाटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर स्टरलाइज करना है तो फिर क्या करा जाएगा, ड्राई हीट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्टी आंसर है, मजबूरी में आंसर लगा रहा हूँ ए, है ना, समझो चीज़ को, क्योंकि ड्राई हीट जो है वो बेस्ट होगा इसलिए, ठीक। इस क्वेश्चन में हॉट एयर अवन क्यों होगा, क्वेश्चन में हॉट एयर अवन ही तो होगा, मना कौन कर रहा है। द फर्स्ट स्टेप टू टेकन फॉर एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल टू स्किन, अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है यार, उसको अगर लेबोरेटरी मैनेजमेंट के हिसाब से समझा जाता है ना, तो फिर हम लोगों को क्या होता है कि उसको हमेशा हॉट एयर ओवन के साथ ही स्टरलाइज, ठीक है। इट्स क्लीन, बिल्कुल मैं मानता हूँ उस चीज़। वो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप मेंशन किया है, द फर्स्ट स्टेप टेकन टू द एक्सीडेंटल कंटेंट ऑफ कार्सिनोजन। अगर किताब देखोगे ना, टेस्ट पेपर लाइव वाली जो किताब आती है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को सोप वाटर ही मेंशन करेगा मिलेगा, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन उसमें लिखा हुआ यही है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उस सवाल में ये पूछा गया। तो पहले आप धोओगे एंड देन बाद में हॉट एयर ओवन के अंदर रखते हो, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप कोई से भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड के साथ में आ जाओ, जैसे साइलिन हो सकता है, जैसे बेंजीन हो सकता है, जैसे टॉल्विन हो सकता है, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं जो मेरे डे टू डे लाइफ में काम आती हैं। काफ़ी बार मैं ये देखता हूँ, कुछ बच्चे बिना पढ़े आते हैं, है ना, लैब में कब काम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बिना पढ़े आ गए, इंटर्नशिप करने आए हैं, है ना, जेन जी वाले बच्चे होते हैं, है ना, एकदम नवाबी में आते हैं, ऐसे शर्ट वर्ट फोल्ड करके और ऐसे जाइलिन के आगे आके छप 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 कर रहे हैं और फिर चले गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिपिंग देते हैं, 40 डिप करने होते हैं जाइलिन के अंदर। अब हमें तो पता है कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब कोई आया है कि काम बताओ कि डिप कर दे। अब वो क्या होता है, वो लोग ये सब क्लासें नहीं देखते हैं, लोगों को गाड़ियाँ चलानी होती हैं, सारी चीज़ें करनी होती, वो बहुत बिजी लोग हैं, वो क्लास नहीं देखते हैं, तो वो सब चीज़ें ये मिस कर जाते हैं। समझे चीज़ को। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए कि आप जब भी जाइलिन के साथ काम करो, हम लोग जाइलिन के साथ है ना, इस एल्बो को ये सिखाते हैं कि इस एल्बो को मोड़ना ही नहीं है, इस एल्बो को ऐसे सीधा रखना है और ऐसे करके डिप देना है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया भाई, मेरा हाथ 1 मीटर का है, हो सकता है किसी का हाथ छोटा हो, लेकिन ऑलमोस्ट वो दूर रहेगा वहाँ पर। तो पॉइंट ये रहता है कि आप हमेशा ये सारी चीज़ें पहले सीख लिया करो। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप लोग कहाँ पर कितना ज़्यादा बच सकते हो। तो जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी कार्सिनोजेनिक कॉन्टेक्ट में आते हो तो उसे वॉश करो कंटिन्यूसली 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। ऐसा होता है कि आप लोग काफ़ी बार देखोगे कि कुछ लोगों की आंख में हल्का सा छींटा पड़ गया, वो हल्का सा ऐसे पानी छिड़का और आ गए। अरे भाई, आई वॉश जो होता है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल सब में कंपलसरी है, गाइडलाइन का है कि आई वॉश आपके हर फ्लोर पे होना चाहिए। आई वॉश में क्या होता है, पैर से ऐसे बटन दबाओ और वो आप लोगों के दोनों आंखों के कंटिन्यूसली पानी डालता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग उस सब चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। बाकी सब ऑप्शन भी देख लेते हैं। टेक द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस बाद में लो जाके, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, धो, अप्लाई बैंडेज। बैंडेज नहीं लगानी है, अगर कट पिट जाता है बैंडेज मत लगाओ, ब्लड अगर वहाँ आ रहा है तो थोड़ी देर उसको वॉश ही करो। ठीक है, और बात कही जाए, अप्लाई बीटाडीन टू द एक्सपोजर पार्ट। बीटाडीन तब कब लगाओगे, जब वो पूरा धुल चुका है, वो पूरा का पूरा आपको क्लीन हो चुका है, एंड देन अगर आपकी वो साइट कट गई है या उस साइट पे कुछ लग गया है, तो फिर हम लोग एंटीसेप्टिक के लिए क्या करते हैं, बीटाडीन से ऐसे करके मसाज करते हैं आउटवर्ड मोशन के अंदर, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर बीटाडीन लगा के 2 बार उसको लगाया जाता है, जिससे क्या हो, पूरी प्रॉपर क्लीनिंग वहाँ पर हो जाए। ठीक है, जिनके यहाँ आई वॉश नहीं है उनके लिए क्या होता है कि भाई ये बहुत कॉमन सी एक चीज़ हो जाती है। वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पानी की बॉटल जो है उसको ले लो और पानी की बॉटल से क्या करो, आंखों के ऊपर, क्योंकि नल से आप पानी नहीं डाल सकते हो आंखों के, पानी की बॉटल से क्या करो, कंटिन्यूसली क्या करो, आप पानी आंखों पे डालना शुरू करो, तो उससे आई वॉश परफेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, निडल इंजरी में क्या करना होता है। निडल इंजरी के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी आपके निडल इंजरी हो, तो जिस निडल के साथ इंजरी हुई है ना, उस निडल का अगर आइडेंटिफिकेशन पता है आपको तो उसको बैठा लो। सबसे पहला प्रोटोकॉल यही होता है। निडल स्टिक इंजरी के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, निडल स्टिक इंजरी क्या होती है, सपोज मानो ये निडल है, मेरा ब्लड लेने के लिए, आप सब टेक्नीशियन हो भाई, मैं तो पढ़ाता हूँ, आप टेक्नीशियन हो, आप टेक्नीशियन हो, आप मेरा ब्लड ले रहे थे। आप ब्लड लेते टाइम पे क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा जोर से चिल्ला गया, ऐसे कौन सैंपल लेता है, तो तुम्हारा क्या हुआ, वो निडल तुमने जल्दी से बैक करी या कुछ भी हुआ, मैं बेहोश हो गया, तुमने निडल निकालने की जगह पे निडल जैसे ही निकाली और तुम्हारे हाथ पे लग गई। सपोज मानो वो निडल ज़्यादातर इसी हाथ के ऊपर लग जाती है, उल्टे वाले हाथ के ऊपर हमारे पास निडल लग गई, तो तुम क्या करोगे, मुझे मत जाने दो, सबसे पहले तुम मेरे जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो करवा लो। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वो टेस्ट पॉजिटिव आएंगे 14 दिन के बाद। कब आएंगे, 14 दिन के बाद, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर वो टेस्ट जो होंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो तुम क्या करो कि भैया सारे टेस्ट परफॉर्म करवा लो, मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, तो तुम मेरी बॉडी से सारे टेस्ट करवा लो। अब क्या होगा कि मेरी बॉडी के जो टेस्ट होंगे वो करवा के टिटनेस का एक इंजेक्शन लगवा लो, सही रहोगे। ठीक है, और पेशेंट की जो भी हिस्ट्री रहे उसके हिसाब से फिर काम किया जाता है कि यार क्या करा जाएगा। हाँ, अब भाई मेरे इंजेक्शन लगा तो फिर एचआईवी पॉजिटिव की बात कर नहीं रहा हूँ, अब थर्ड पर्सन कोई होता है एक जो एचआईवी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है ना। एचआईवी पॉजिटिव केस, सपोज मानते हैं कि अभी सबसे वर्स्ट केस लेते हैं कि कोई एक एक्स पर्सन था जो एचआईवी पॉजिटिव था, उसकी निडल लग गई, अब क्या करें। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें बिल्कुल
घबराने वाली बात तो है, ऐसा नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं घबराना, लेकिन क्या करो कि जो भी टेस्ट हुए तो टेस्ट में HIV पॉजिटिव आया तो HIV के लिए एक डॉक्टर होते हैं जो कि आपको पक्का सीरोलॉजी देख रहे होते हैं, उनके पास जाके इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन आता है। HIV के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन बने बनाए हैं, तो जिस साइट पे आपके लगा है उस साइट पे ही वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस इम्यूनोग्लोबुलिन को इंजेक्ट करने के कारण वहाँ पर क्या होता है, जो भी वायरस है वो वहीं किल हो जाता है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल यहाँ पर सभी लोगों ने सही कर दिया है, तो फिर कोई बात ही नहीं, सब लोगों को शॉर्ट आउट सबने सही किया है। एज पर CDC, ठीक है, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल रिकमेंडेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट फॉर द लेबोरेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। लेबोरेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, नॉर्मल सेलाइन, पोविडिन, आयोडीन, ग्लूट्रल एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो ऐसा होगा यार, तुम तो मेरा अगर करवाओगे टेस्ट तो मेरा तो सारा का सारा ही पॉजिटिव आने वाला है बैंड। फिर डिपेंड करता है मैं कौन सा कैरियर हूँ, मैं सुपर कैरियर हूँ हेपेटाइटिस की रिगार्डिंग अगर टेस्ट कर रहे हो तो, सिंपल कैरियर हूँ, सुपर कैरियर हूँ, तो वो डिपेंडेंसी होती है पेशेंट के ऊपर। तभी कह रहा हूँ पेशेंट नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़े दे देना। समझ गए चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी बार हम लोग छोटी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, पेशेंट को वो लगता है अरे भैया मेरा ये काम है वो काम है मैं जाके वापस आ जाऊँगा, नहीं, नहीं जाना आपको। ठीक है, तो आराम से जचा के 10-12 ml ब्लड ले लो, सारे टेस्ट लगा लो, आधार कार्ड तुम्हारे पास उसका होना चाहिए। क्यों, आधार कार्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा जहाँ से ट्रेस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि हम लोग बड़े डर जाते हैं कि अरे यार HIV तो नहीं हो जाएगा, चल जल्दी से भाग के लैब में जाते हैं, पेशेंट भाग गया, आफत हो गई। तो इसीलिए पेशेंट की ID बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ग्लूट्रल एल्डिहाइड आंसर बनेगा। ठीक, ग्लूट्रल एल्डिहाइड यूज़ करेंगे, बाकी एलिमिनेशन लगाओगे तो नॉर्मल स्लाइन यूज़ नहीं कर सकते, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं कर सकते, पोविडिन आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी आंसर सबमिट कर दो। प्रिया जी ने सबसे पहले किया है नो वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट एजेंट इज यूज्ड एज द लेबोरेटरी इज स्पोरोसाइडल। अब स्पोरोसाइडल कौन सा है, जो भी वैक्सीन लगवानी हो तो लगवानी ही पड़ेगी। जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, अगर आप लगवाते हैं तो बहुत ऐसा आपकी लैब के अंदर जब भी अप्लाई करते हो आप, तो फिर आपको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवानी पड़ती है। अच्छा, तुम सब लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को हेपेटाइटिस वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वो लगवा लेना। ठीक है, आज आप हमारे बीच में हैं क्योंकि वो आदमी नेगेटिव निकला। ठीक है, तो ये अच्छी बात है भाई, बहुत टेंशन हो जाती है। बाकी फिर टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लो तो सेट रहता है कि कोई इन्फेक्शन हो, क्यों बाई चांस हो निडल वगैरह, कैसे भी कंटामिनेटेड निडल काफ़ी बार लग जाती हैं, इसलिए कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज इन अ लेबोरेटरी, स्पोरोसाइडल। अब स्पोरोसाइडल कौन सा होगा, स्पोरोसाइडल होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्पोर नहीं किल करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा है सर, पैरासिटिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब क्या है हम लोग स्पोरोसाइडल है। फिनॉल, बीटाडीन्स, तो पता है सर, बाकी सारे केमिकल्स में ने भी आंसर कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हीमोग्राम। बाकी स्टेट गवर्नमेंट वाले भी लगाएंगे हैं जी, ऐसा थोड़े ना है कि नहीं लगाओगे। जहाँ पर भी पेशेंट वर्कलोड 50 से भी ज़्यादा है, आपका तो पर्टिकुलर आप लगवा लो। हाँ, आपका पेशेंट लोड ही 50 से कम का है तो स्टिक इंजरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट उतना ज़्यादा लगने का चांस। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट में नहीं लगता, लेकिन क्या होता है कि 500 सवाल 1000 सवाल करवाऊँ तो प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 20 ही सवाल करवाने हैं मुझे, और मुझे और पूरे दिन भर का कोई काम नहीं है, 20 सवाल अच्छे से समझ लो, करवा लो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। पूरे दिन के अब तुम 1000 सवाल करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा है जो हीमोग्राम में कंसिडर नहीं करोगे। सबसे पहली चीज़ सर, हीमोग्राम क्या है। हीमोग्राम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्राम ही है। काफ़ी बार उल्टा पुल्टा लिखने के लिए क्या करा जाए, यही लिखा जाएगा।
अब आप देखो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जी बिल्कुल डीएलसी जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी लिखा होता है, फिर बाकी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल सारा लिखा होता है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, पूरा सीबीसी 3 पार्ट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए लगवाया जा रहा है, आधे लोग तो यही कर रहे होंगे। बचेगा सिर्फ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को अगर आपको चेक करना है तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है, एबीजी एनालिसिस, उससे हम लोगों को ब्लड पीएच देखने को मिले। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू द केमिकल डिसइंफेक्ट। अब अगर आपसे बात करी जाए मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल डिसइंफेक्टेंट से कौन होगा, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। अब फिर मोस्ट में आंसर करना पड़ेगा है। तो अगर जब भी हम लोग ऐसे आंसर करें तो अगर देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, प्रियॉन्स हो जाए। सबसे पहला क्या होगा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सेकेंडली सर वायरस आएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिमिलर सिमिलर होते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि बैक्टीरिया कौन सा है और फंजाई कौन सा है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है सर सबसे टॉप पे क्या हो जाएगा, प्रियॉन्स होगा। प्रियॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियॉन्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हीट यूज़ करा जाता है। हीट में भी क्या यूज़ किया जाता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर भी हम लोग दो टेम्परेचर यूज़ करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप लोग लेके जाओगे पहले वाले चेम्बर का, तब जाके हम लोग इंसिनरेट करने को। लोगों ने आंसर सी कर दिया है, शायद तुम लोग प्रियॉन से वाकिफ़ नहीं हो, तो प्रियॉन से वाकिफ़ हो तब आंसर सही बैठेगा। मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट इन अ लेबोरेटरी आर स्टरलाइज बाय विच मेथड। ठीक है, अगर जब भी हम लोगों को मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, अगर उसको स्टरलाइज करना है तो कौन से मेथड से करोगे, रेड हीट से करोगे, क्लोरोहेक्सिडीन से करोगे, ऑटोक्लेविंग से करोगे, या अल्कोहल से करोगे। देखो अब ऐसा होता है, जैसे जब भी आप लोग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखो तो ओटी में ये सवाल आता है। इसमें आता है ओटी में। अब ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब भी हम लोग बात करें तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादातर क्या है, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ओटी इंस्ट्रूमेंट, या इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा लैब में चेंज करने के लिए लेबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट लिख दिया। तो हम लोगों के जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑटोक्लेव्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी रेड हीट में क्या होता है, हमें गर्म करना होता है। अब अगर मुझे कोई एक टिप पोर्शन गर्म करना है, जैसे लूप है, ठीक है, अगर मुझे लूप को हीट करना है तो मैं रेड हीट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लूप के हैंडल को नहीं करना। लेकिन अब मुझे इस पूरे पेन को करना है तो मैं पकड़ूंगा कहाँ से इसलिए रेड हीट जो होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। कुछ लोगों को लगेगा सर रेड हीट भी तो सही आंसर होगा, इसीलिए पूरा इंस्ट्रूमेंट गर्म नहीं करते हैं। घर पे भी देखोगे चाकू कभी कभी गर्म कर दो तो काला हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट हमारा काला नहीं होना। धूप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टीरियल ब्लड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। अगर मेरे को आर्टीरियल ब्लड चाहिए तो मैं किस पैरामीटर के लिए यूज़ करूंगा, ब्लड गैस एनालिसिस, हीमोग्राम के लिए, लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए। सर आरएफटी और एलएफटी के लिए तो मुझे चाहिए सीरम है, ठीक है, और वो मेरा वेन के ब्लड से भी मेरे को बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा काम यहाँ पर हो गया। हीमोग्राम के लिए मुझे होल ब्लड दे दो, चाहे वेन से दे दो, चाहे से वेन से दे दो, मेरे को होल ब्लड से काम हो जाएगा। ब्लड गैस एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, आर्टीरियल ब्लड चाहिए। क्यों, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है मुझे वो चाहिए होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेडियल आर्टरी जो होता है वो यूज़ कर, तो रेडियल आर्टरी जो होता है वो यूज किया जाता है एबीजी के केस के अंदर। विच टाइप ऑफ फ्लास्क इज यूज फॉर हीटिंग एंड बॉइलिंग लिक्विड इन अ लेबोरेटरी। अगर मुझे लैब के अंदर
टेस्ट पेपर वाली बुक में थ्योरी भी होगी क्या सर? थ्योरी नहीं होगा, जैसे एमसीक्यू, एमसीक्यू के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होता है। थैंक यू सो मच नाज ऑफिशियल। काफ़ी बार ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे जवाब देने से पहले काफ़ी सारे लोग चीज़ें लिख चुके होते हैं कि हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो यहाँ पर अगर बात करी जाए, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं कि फ्लास्क है जिससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बॉइलिंग और हीटिंग के अंदर, मतलब बॉइलिंग ही ज़्यादातर, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड किस में करो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, एल्ड्रिमेयर फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क जो होगा इसका आंसर जाएगा भाई, राउंड बॉटम फ्लास्क जो होते हैं वो हीटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ऐसे। ठीक है। अब जब भी हम लोग एल्ड्रिमियन फ्लास्क की बात करें या फ्लैट बॉटम फ्लास्क की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो फिर बेस्ट क्या हो जाएगा, एल्ड्रिमियन फ्लास्क हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, वॉल्यूम के लिए यूज कर पाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है। तो यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा भाई। ये लोगों ने आंसर, 71% लोगों ने आंसर कर दिया है एल्ड्रिमियर फ्लास्क। ठीक है, डी और डी बोथ यूज़ करेंगे, लेकिन भैया राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों यूज़ किया है और ये क्यों यूज़ नहीं किया है? ये फ्लास्क ऐसा होता है, ठीक है, ये राउंड बॉटम है, तो मतलब ये वाला जो है इसकी गर्दन, जिसकी भी गर्दन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ड्रिमियर फ्लास्क बोलते हैं। तो समझो चीज़ को कि यहाँ पर ये फ्लास्क है और यहाँ पर ये फ्लास्क है, इसके फ्लैट सरफेस के कारण जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, नॉट प्रॉपर। बट यहाँ पर क्या होगा, हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। क्या होगा, प्रॉपर। ये थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा है मैंने तो 11वीं क्लास में। ठीक है। बाकी क्या आंसर रहेगा यहाँ पर, आंसर बिल्कुल यही राउंड बॉटम, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते थे तो आप लोग देखोगे जो घर में जो बर्तन यूज़ करे जाते हैं, डेगची वगैरह जो यूज़ करी जाती है, उनको नीचे से गोल रखा जाता है, उनको फ्लैट नहीं रखा जाता, उनको क्या रखा जाता है, गोल रखा जाता है। वो तो अभी हम लोगों को इंडक्शंस वगैरह यूज़ करने होते हैं, इसलिए इसके जो गोल पोर्शन है उसको हटा दिया गया। ठीक है सर, ये क्लास आरआरबी पैरामेडिकल वाले भी दे सकते। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बाकी यूज़। ठीक है, बहुत स्पैम मत करो भाई, देख लेना, ठीक है, कोई मनादी नहीं। अरे रुक जा भाई, रुक जा, हैं आरआरबी वाले जो भी हैं, जो से भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सारे देख सकते हैं। ठीक। तो चलो यहाँ पर बात करिए, आंसर डी बनेगा। यार पता है तुम लोगों ने कैसे आंसर एलिमेंट फ्रास कर दिया है, आंसर की में ये दिया हुआ है क्या? जो दिया हो यार, तुम्हें क्या मतलब, राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करते हैं, कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स का चाहिए तो वो ला देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है हमें। इन्फेक्टेड नॉन शार्प वेस्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड है, नॉन शार्प वेस्ट है, शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है। गेट पास वाला तो भाई बहुत ही तगड़ा था यार तुम्हारा, मुझे भी ये बड़ा याद आ जाता है कि गेट पास चाहिए। मुझे नहीं पता रहता यार, मतलब ऐसा होता है ना स्पोर्ट्स को, देखा नहीं, कैंसिल हुआ नहीं हुआ। कैंसिल हुआ हो तो अच्छी बात है, बाकी राउंड बॉटम फ्लास्क ही यूज़ किया जाता है हमारे घरों के हिसाब से भी, देखोगे तो बिल्कुल सेम बनता है फिनोमिना। यहाँ पर अगर बात करी जाए, जब भी नॉन शार्प वेस्ट है, मतलब शार्प नहीं है, फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करूँगा। डिसइंफेक्टेंट ही पूछ रहा है, ऑफ द फॉलोइंग मेथड बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले मैं क्या यूज़ करूँगा। तो जब भी हम लोग कुछ भी फेंक रहे होते हैं, तो उसके लिए जैसे आप लोग काफ़ी बार देखोगे कि माइक्रो के जो हमारे जो भी जितने भी टिप्स होते हैं, या हमारे जितने भी पिपेट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे डिस्पोजेबल पिपेट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, हाइपोक्लोराइड जो होता है ना, हाइपो हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जैसे कि आप लोग काफ़ी बार देखोगे एलाइजा ट्रे है, HIV पॉजिटिव आ गया, तो मैं क्या करूँगा, पहले उसे हाइपो में डिस्कार्ड करूँगा, और हाइपो में डिस्कार्ड करने के बाद क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर देखूंगा कि क्या आपको देख रहा है। तो हाइपोक्लोराइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं करते। एल्कोहल भैया बहुत यूज़ महंगा पड़ेगा आपको, आप एल्कोहल यूज़ कर लो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना।
अभी गाड़ियों में इथेनॉल डल रहा है, यहाँ पर भी अल्कोहल है। ये आंसर बी सबमिट होगा, इसमें आंसर बनेगा। सभी लोगों ने आंसर भी बी की। द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पोर आर डिस्ट्रॉय फ्रॉम ऑल सरफेस इज नोन एज। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। टिंचर आयोडीन स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर। ठीक है, 1% हाइपोक्लोराइड जो होता है जनरली यूज़ किया जाता है। जब कोई सैंपल पॉजिटिव होता है तो हमें पता होता है हम पॉजिटिव ही डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर 5% लेके जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही कर रहा होता हूँ और यहीं पे हम लोगों की SOP लिखी हुई होती है, उसके हिसाब से बताओ। और जब भी कोई सीवियर केसेस होते हैं, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर 10% पे जाते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन जिसको मेरे को डब्बे में डाल देना चाहिए। शायद कुछ लोगों की चमकीली सी आंखें खुल जाएं इस चीज को देखते हुए, है ना। बाकी तो सब लोग आंसर सही पहुंच जाओगे, एक्सेप्ट स्पोर लिखा हुआ है। अब स्टरलाइजेशन के अंदर और हम लोग डिसइंफेक्टेंट, बाकी तो डेफिनेशन ही मैच नहीं करें। सैनिटाइजेशन, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस आप वैसे ही काट दो। सैनिटाइज सरफेस पे हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कही जाए स्पोर नॉट किल जो होगा वो डिसइंफेक्टेंट के साथ देखने। 7% लोग चमक गए हैं, एक्सेप्ट स्पोर नहीं पढ़ते हो। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कोहल एज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट। अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कोहल क्या हो जाता है, जो भी सरफेस प्रोटीन है उसको डीनेचर्ड करेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यार मुझे पता नहीं है ये वैकेंसी वाला अब पोस्ट है, इसका डेट क्या था अब याद नहीं है। अब पोस्ट डेट क्या था। पूजा मैम ने रिकॉर्ड किया है पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप टेस्ट पेपर लाइव के जो वीडियो वाला सेक्शन है वहाँ जाके वो देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एम्स वाले ना लिखे हैं लेकिन फिर वही बात है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, इस जब अल्कोहल काम करेगा बैक्टीरिसाइडल काम करता है। अच्छा, ऑप्शन के अंदर है फंजीसाइडल, स्पोरोसाइडल नहीं होता है, स्पोरोसाइडल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा फंजीसाइडल ये होता है, तो सी आंसर बनेगा। भाई सब लोग बहुत तेज हो रखे हैं एकदम, है 93%। तुम रुको बेटा, तुम्हारे लिए सवाल कल सेट करके लाता हूँ। फिर रटे रटाए सवाल चला रहे हो ना। टैट इज द क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंड फॉर। जो टैट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर अगर बात कही जाए ब्लड स्पेल जब हो जाता है तो यूज करते हैं। क्या लिखा है ब्लड स्पेल, यार कितना परसेंट क्या था। जब भी ब्लड स्पेल हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग टिश्यू गाउस जो होता है वो डालते हैं, देन उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं हाइपोक्लोराइड को डालते हैं। ठीक है, 5% वाला हाइपोक्लोराइड जो होता है, अब जैसे हम लोगों को पता है ब्लड स्पेल कम है तो हमारा वही जो हाइपोक्लोराइड 1% वाला बना रखा होता है, बाकी 5% वाला हमें बनाना होता है। नहीं तो सुबह सुबह जाके हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन बना लिया जाता है। ठीक, बाकी कोई काम हो तो 5% डेवलप करो। तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम, टेट को क्या बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, और टोटल एनुअल टर्न अराउंड। 7 लिख दिया है इसलिए थोड़ा पढ़ने में करना। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जहाँ से आपका सैंपल से लेकर आपकी रिपोर्ट तक का जो काम है, इसका जो ये टाइम है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैट बोलते हैं। जिस लैब का टैट मिनिमम होता है तो वो ज़्यादा पैसे लेता है, जिसका मैक्सिमम होता है वो कम पैसे लेता है। जितना ज़्यादा आप लोग कर पाओगे वो डिपेंड करता है। स्पिल मैनेजमेंट मेजर एंड माइनर जी बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़, लेकिन हाँ जब भी हम लोग देखते हैं तो उसको जर्नल वे में हम लोग ऐसे ही कर रहे हो। अब जैसे हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स है तो 4 दिन लग जाते हैं, CBC वगैरह है तो आधा घंटा 2 घंटा, सबके अपने अपने टाइम है सब। Following an accidental exposure by biohazard substance, which chemical agent should be used to clean laboratory floor। ये देखो लेबोरेटरी फ्लोर को अगर मेरे को क्लीन करना है
तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एक्सीडेंटली एक्सपोजर बाय द बायो हज़ार्ड सब्सटेंस, कोई भी बायो हज़ार्ड सब्सटेंस, अब वो कोई भी हो सकता है मेरा कुछ भी, कोई ऐसा कल्चर प्लेट का कोई सैंपल नीचे गिर जाए, कोई स्लाइड मेरी नीचे गिर जाए, वो सब कुछ बायो हज़ार्ड के अंदर आपको देखेगा। तो जैसे अब इन्होंने लिखा बीटाडीन 0.1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, पिक्रिक एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जैसे इन्होंने 0.1 लिखा, अब ये बड़ा ही वीक होता है, काम करेगा बिल्कुल करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग डाल रहे होते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है उसी को डाल के यूज़ कर रहे होते, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं 5% यूज़, समझे। अभी जैसे अब इन्होंने लिखा है ऑप्शन में, तो भाई मैं तो हाइपोक्लोराइड को चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो 1% जो होगा वो स्पिल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक। 0.1 लिखा हुआ है, पेपर में भी 0.1 लिखा हुआ, कि मेरे एडिटर्स ऐसे टाइप करने में और ये सब करने में गलतियाँ बहुत कम ही करते हैं। 100% लोगों ने आंसर सही किया है, बहुत गजब यार, तुम लोग एकदम तेज हो रखे। Which of the following information is not required while labeling a sample for the patient? अगर मैं पेशेंट की सैम्पलिंग कर रहा हूँ, लेबल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी सैंपल आया, अब मेरे पास सपोज मानो ये कोई एक ट्यूब आई, अब इसके ऊपर मुझे कुछ लेबल करना है, तो मैं इसके ऊपर क्या मेंशन करूँगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये पढ़ा ना मैंने, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ कलेक्शन, पेशेंट एज। अब हमें देखो, हो सकता है तुम्हें ये चीज़ याद हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को एक जर्नल चीज़ पता है। मेरे पास पेशेंट का जब भी आता है तो मैं क्या लिखता हूँ, HID, हम लोग उसको बोलते हैं HID, हॉस्पिटल ID नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ID लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखो, ठीक है। HID सबसे पहली चीज़। सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे होंगे, डेट ऑफ कलेक्शन, एज, सेक्स, डेट, जो भी हम लोग मैनेजर कर रहे होंगे वही सब कुछ देख पाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे आप कभी भी मेडिकल करवाने जाओगे, आप जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन करवाने के बाद क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर मेडिकल करवाने जाओगे, कोई भी हॉस्पिटल, आपका जो भी हॉस्पिटल रहे, स्टेट, गवर्नमेंट, आप लोग जब मेडिकल करवाने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भैया श्रेयांश आप ऐसा कोई 2 मार्क बताओ कि आपको पहचाना जा सके। तो आप कहोगे कि सर मेरे गाल के ऊपर एक काला तिल है, मेरी नाक के ऊपर एक काला तिल है, मेरी उंगली के ऊपर एक काला तिल है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है कि हम लोग एक ऐसे लिख देते हैं, BT ऑन है, स्मॉल फिंगर, कि भैया काला तिल जो है वो इस पे है, तो इनको आइडेंटिफिकेशन मार्क बोला जाता है, ठीक है। या हो सकता है कोई बर्थ मार्क हो, तो उसको मेडिकल करवाने जाओगे तो बर्थ मार्क लिखा जाता है, ठीक। के लिए आंसर, व्हाट इज द रिटेंशन टाइम फॉर कीपिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी टेस्ट रिकॉर्ड इन ए लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जब भी हम लोगों को क्लिनिक, कौन सी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी का अगर आपको सैंपल रखना है तो आप कितने टाइम तक रखोगे। है भाई, तुम कैसे भी दिख सकते हो, अभी तो फिर नाम ही दिख रहा है। यहाँ पर बड़ा ही विवादित सा मुद्दा है, जब इसका आंसर किया जाए तो 2 साल किया जाए कि 5 साल किया जाए। अभी मैं खैर 2 साल आंसर कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम टाइम जो क्लिनिकल पैथोलॉजी रखी जाएगी वो 2 साल रखी जाएगी। अभी जो कुछ नए गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से क्या रखा जाता है, 5 साल के लिए भी रखा जाता है, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंटली जो लोग सब काम कर रहे हैं वो 5 साल के लिए ही, मतलब 2 साल के लिए रख रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए, क्या बात है, 24 घंटे हो गए, चलो। 5 साल भी कुछ लोगों ने आंसर किया है, लेकिन अभी 2 साल आंसर कर रहा हूँ। इन्वेंट्री ऑफ अ लेबोरेटरी शुड बी अपडेटेड। इन्वेंट्री जो होती है वो हम लोगों को कैसे देखने को मिलती है, हाँ जी, बोन मैरो हो गया या ट्यूमर सेल्स हो गई, हिस्ट्रो के साथ हम लोग जब भी देखते हैं तो हिस्ट्रो के साथ हम लोग क्या देखते हैं, 10 साल के लिए देखते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ब्लॉक जो होता है उसको भी रिटेन किया जाता है, और स्लाइड जो होती है उनको भी रिटेन किया जाता है 10 साल के लिए, ठीक। भाई मेरे नाम बदल ले यार, हैं, क्यों काम होगा इधर उधर होना चाहता है।
बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनुअली रिपोर्ट मैनेज करते हैं। एनुअली हम लोगों को देखना होता है कि आपका जो ये लेबोरेटरी अपडेट हो रहा है, जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जैसे आप लोगों को वो होता है, तो बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट से पहले हम लोगों को अपना इन्वेंट्री चेक करना होता है पूरा का पूरा, और उसके बाद हम लोग एनुअली ये सब काम करते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, कितनी नहीं रखी। ऑडिट आपका 6 महीने में अगर हो रहा है, देखो ऐसा होता है हमारे पास 6 महीने में भी होता है, तो 6 महीने का ऑडिट है तो 6 महीने, बाकी एनुअली तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टॉक डेली मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। अगला सवाल पढ़ लो यार, है ना। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, ठीक है, प्रो एफिशिएंसी टेस्टिंग हम लोग अगर बात कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज। प्रो एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, हमें कंपैरिजन करना है कि आपका लैब कैसा चल रहा है, आपके पास वाले का लैब कैसा चल रहा है। तो आप सब लोगों को जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो जब भी हम लोग प्रो एफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, प्री एनालिटिक टेस्ट या माइक्रोस्कोपी, ठीक है। प्रो एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपका जो लैब चल रहा है, पास वाले का जो लैब चल रहा है, सब लोग सेम या नियर अबाउट सेम वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं। मतलब कि मैं सारे लैब्स को चेक कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर मेरे मशीन्स को चेक कर रहा था, तो उसके लिए क्या यूज़ करता, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। क्या यूज़ करता, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जी, बिल्कुल। NABL जो होता है वो सब इसी के ऊपर काम, ठीक है। Which of the following is most commonly used as disinfectant for a laboratory floor? लेबोरेटरी फ्लोर्स, बाकी फिर से वापस से हम लोग यहीं पे आ गए हैं कि लेबोरेटरी फ्लोर्स को कैसे क्लीन करना है। अब अगर बात करी जाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैंने कहा आप यूज़ करो अल्कोहल, मैं स्लैब पे अल्कोहल डाल सकता हूँ, हुड्स में अल्कोहल डालता हूँ, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैं अल्कोहल को यूज़ नहीं करूँगा। भाई ज़मीन धोने के लिए अल्कोहल यूज़ करोगे, रिजॉल यूज़ कर सकते हैं, बीटाडीन फिर से एंटीसेप्टिक है, क्लोरोहेक्सिडीन। तो हम लोग जो होता है फिनॉल कंपाउंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो जितने भी फिनॉल कंपाउंड्स होते हैं, अब देखते हो कि फिनाइल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बजाय डिटॉल्स के। डिटॉल्स को आप हॉस्पिटल्स में यूज़ नहीं करते हो, हम लोग डिटॉल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, रिजॉल्व यूज़ करते हैं। आप सोचो डिटॉल 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 हो, है ना, इतना सारा ऐड आता है, बहुत सारा। भाई हॉस्पिटल्स में कोई डिटॉल की एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मुझे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, मैं बीटाडीन यूज़ करूँगा, फ्लोर क्लीनिंग करनी है, क्रिजॉल यूज़ करूँगा। स्किन के ऊपर अगर मुझे कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आपका अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करूँगा। तो ये जो आपका डिटॉल है, ये तो हम लोग क्लोरोहेक्सिडीन या डिटॉल्स ये सब यूज़ नहीं करते हैं, फिनॉल वगैरह यूज़ कर लो। वो थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ को देखने को मिल जाती हैं। बी आंसर कर, बी ही किया है सब। Which of the following is an important step to minimizing the possible spread of infection agent? अगर मेरे को इस स्प्रेड को फैलाने से बचना है तो मैं क्या करूं भाई, यहाँ पर लिख रखा है क्लीनिनेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, क्लीनिनेस इन अ लेबोरेटरी डोर्स, क्लीननेस क्लीनिंग द टेस्ट ट्यूब, या क्लीनिंग द रीएजेंट फ्लास्क। तो सर हमें समझ में आता है कि टेस्ट ट्यूब तो मैं वैसे भी नया यूज़ कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेट करो। क्लीनिंग द रिएजेंट फ्लास्क, रिएजेंट फ्लास्क भी जो होंगे वो मेरे पास वॉश्ड ही आएंगे। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सब पहले ही लगा देते हैं, एलिमिनेशन एलिमिनेशन चाहे तेल लेने आपका है, यहाँ पर रिएजेंट भी यूज़ नहीं करेंगे। लेबोरेटरी डोर्स, और इन्होंने लिखा है सेंट्रीफ्यूज मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू मिनिमाइजिंग द पॉसिबल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। लैब डोर्स की क्लीनिंग करेंगे, सेंट्रीफ्यूज की क्लीनिंग करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब भी कोई ट्यूब फट जाता है ना, एक चीज़ समझना है, जैसे सब काफ़ी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर कभी भी कोई ट्यूब ब्लास्ट हो जाता है या कुछ भी होता है, तो फिर हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि जब वो स्पिन करता है ना, तो उसमें से जो एयर होती है वो अगर आ रही है मेरे मुंह के ऊपर तो इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी अदरवाइज लेबोरेटरी डोर्स भी हमारे क्लीन ही होने चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से, कि अगर कोई भी चीज़ वहाँ पर है तो कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं फंस जाओगे बहुत ज़्यादा।
देखा सब लोगों के बिखरे हुए ऑप्शन होंगे, क्यों यार, डोर्स पे भी होगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन से होगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन से ऐसे ज़्यादा हो जाता है कि हम लोगों के स्पेल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं ना उस मशीन में, तब ऐसा ज़्यादा होता है। अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पेल्स नहीं हुए तो फिर इन्फेक्शन भी नहीं होगा। द ऑयल इज़ यूज फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है? अब ऑयल कब यूज़ किया जाता है सर? मैं यूज़ करता हूँ कहाँ पर? 100x का जब लेंस यूज़ करता हूँ तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? ऑयल यूज़ करता हूँ। अब ऑयल कौन सा यूज़ करता हूँ मैं? सीडार वुड ऑयल यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ? सीडार वुड ऑयल। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो म्यू है, वो कितने इक्वल टू है? ग्लास के बराबर है, GLA है, ग्लास के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मुझे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब हम मीडियम चेंज करते हैं, जैसे कि अभी आप मुझे एयर में देख रहे हो, आप भी एयर में हो, तो हम लोगों को ये इमेज जो है क्लियर दिखाई दे रही है। अगर मेरे आगे पानी भर दिया जाए तो आपको ये इमेज जो होगी वो क्लियर नहीं दिखाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सीडार वुड ऑयल यूज़ करते हैं सीडार वुड ऑयल यूज़ करते हैं। 1.54 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 5254 पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। क्लोव ऑयल, इंजन लुब्रिकेंट, रिफाइंड ऑयल, ये बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते हैं। क्लोव ऑयल जो होता है, दांतों में दर्द होता है ना, डेंटल कैरीज होती है, तब यूज़ किया जाता है। 52, हाँ एक्यूरेट याद। अभी ये 2 कर दिया मैंने। पवन कुमावत एम। ये तो कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग निडल साइज इज मोस्ट प्रिफरेबल यूज फॉर द वेन पंचर? वेन पंचर के लिए कौन सा यूज़ करा जाए? वेन पंचर के लिए अब जब यूज़ करा जाएगा तो कौन सा करोगे? आपके पास यहाँ पर 21 गाउज है, वो सॉरी 23 गाउज है, 20 गाउज है, 18 गाउज है, 21 गाउज है। अब मुझे करना है यहाँ पर 21 गाउज होता है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग निडल साइज इज मोस्ट प्रिफरेबल फॉर वेन पंचर इन है पीडियाट्रिक एज। यार ये देखो आखिरी तक पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो होगा वो मतलब बच्चों के लिए 23 होगा, और अडल्ट अगर होता तो फिर मेरे लिए क्या हो जाता है यहाँ, ये हो जाता। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। कलेक्शन होगा तो ये कर लेना। ये सवाल तुम लोगों के लिए है, इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। वर्क स्पेस पूछा गया है, कमेंट कर देना। और उसका जो लास्ट क्लास में आंसर किया था बिल्कुल वो PCR जो था वो सही आंसर किया था सभी लोगों ने। ठीक, यहाँ पर आप लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मिनिमम वर्क स्पेस रिक्वायर्ड कितना होगा एक स्मॉल लेबोरेटरी डूइंग द बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट क्या होते हैं कि आपका जो जर्नल टेस्ट होते हैं, CBC हो जाए, आपका लिवर फंक्शन RFT, तो मतलब एक CBC, सेमी ऑटो एनालाइजर और ESR वगैरह के ट्यूब आपके पास हो, और माइक्रो के जो आपके कार्ड टेस्ट या स्टेनिंग हो वो हो। तो ये 3-4 चीज़ों के लिए आप कितने जगह में कर पाओगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। जो लोग रिकॉर्डिंग में देखते हैं वो लोग भी इसका आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है ये MCQ बुक। MCQ बुक के जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टॉपिक। क्या देखने को मिलता है भाई? टॉपिक। आपको सारे टॉपिक वाइज MCQs देखने को मिलते हैं। अभी कोई पूछ रहा था तो जैसे ये MCQ कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो उसमें जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आंसर, जैसे सपोज मानो C है, और ये C क्यों है तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ यहाँ पर होगा कि फलानी चीज़ जो होती है, जैसे कि LFT में कौन सा होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं AST जो होगा, ALT जो होगा, तो ALT यहाँ पर लिखा हुआ होगा ALT इज स्पेसिफिक फॉर LFT, ऐसा करके। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी आपको ये सारी चीज़ें ऐसे समझ में ना आए तो आप यहाँ पर ये डेमो PDF अवेलेबल है, देखो जाके। कहाँ पर देखने को मिलेगा सर? store.testpaperlive.com पर जाके आप लोग मिल सकता है। ठीक है, चलो भाई, है ना। नियोनेट जो बच्चा पैदा हुआ है उसको नियोनेट बोल रहे हैं। जो 0 से 1 साल का है वो इन्फेंट है। जो चाइल्ड है वो बड़ा है, मतलब कि 1 साल से आगे निकल चुका है, वो चाइल्ड है। ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।